देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर मिस हो गया तो आगे बहुत मुश्किल काम है। कौन एब्सेंट है? अंजलि। अंजलि को मैसेज कर दो जरा। नहीं, दिव्यांश को तो हटा दिया। हाँ चलो, उसमें उसको लिख दो। अरे उस बात करने का ढंग नहीं है कि पेरेंट्स, वो चलो ज़रा वो उसको लिख दो, अंजलि को ज्वाइन कर ले ऑनलाइन, टीडी वाला लिंक है। देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें फर्स्ट लॉ खोल दो जरा। फर्स्ट लॉ क्या है? वो तो थर्ड है। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, याद था तुम्हें। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब क्या होता है? इनर्शिया जो वर्ड है ना, वो इनर्ट से लिया गया है। द वर्ड इनर्शिया इज टेकन फ्रॉम वर्ड क्या? इनर्ट। इनर्ट से लिया गया है। इनर्ट का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? टू बी इन ए सेम स्टेट, टू बी इन अ सिंगल स्टेट, सेम स्टेट। कोई हंस रहा है, हंसता ही रहे, इनर्ट है। रो रहा है, रोता ही रहे, क्या है? इनर्ट है। पढ़ रहा है, पढ़ता ही रहे, इनर्ट है। नहीं पढ़ रहा, ना पढ़ता रहे, इनर्ट है। एक स्टेट में रहने को क्या बोलते हैं? हर चीज़ें, ये कह रहे हैं दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो एक ही स्टेट में रहना पसंद करती हैं। सो रहे, सोता ही रहे। लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में इनर्ट, कोई पढ़ रहा है, पढ़ता ही रहे, ये बहुत कम, मतलब उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। सो रहा है, सोता रहे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ना? तो एक ही स्टेट में रहे। तो इसको इन्होंने क्या कहा था? न्यूटन ने ये कहा था कि अ बॉडी इन ए स्टेट ऑफ मोशन, अ बॉडी, लिखते जाओ भाई, इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और in a state of uniform motion, a body in a state of rest or in a state of uniform motion continue to be in that state, continue to be in that state unless and until some net external force is applied, net external force is applied. लिख लिया? मोबाइल रखो।
बोलो अब इसमें क्या समझने वाली बात है बताओ। अगर कोई चीज़ चलती रहे और चलती रहेगी, बोलो, रुकी हो तो रुके रहे, जब तक कोई फोर्स न लगाओगे तब तक उसके स्टेट में चेंज नहीं आएगा। कोई चीज़ रखा है रखा है, कुछ चल रहा है चलता ही रहेगा। कार जा रही है तो कार को रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगाना है? ब्रेक तो इंटरनल है, ब्रेक कार के अंदर है कि बाहर है? रोड का फ्रिक्शन। ब्रेक कभी नहीं रोकता कार को, कौन रोकता है? रोड का फ्रिक्शन। अगर रोड को फ्रिक्शनलेस कर दो और तुम ब्रेक लगाओगे तो स्लाइड करती हुई चली जाएगी, रुकेगी नहीं। रुकेगी ही नहीं, इनफाइनाइट, रुकना ही नहीं है। ब्रेक से काम है पहिए के घूमने को रोकना, कार के चलने को रोकना नहीं है। कार के चलने को कौन रोकता है? फ्रिक्शन। और नहीं, ये तो इमोशनल बात हो गई तुम कि कभी ना कभी तो रुकेगी। तुम मान रहे हो कि थोड़ा फ्रिक्शन है, हम कह रहे फ्रिक्शनलेस हो सरफेस, कहीं फ्रिक्शन ना हो, ना कोई टक्कर हो सामने, स्पेस में चला गया, नहीं रुक सकता कोई। स्पेस में तुम्हें जाकर कोई फेंक दे, अब तुम रुक नहीं सकते, कुछ भी करो रुक नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर से कोई आए तो भी रुक सकता है, बाहर से कुछ है ही नहीं। तो चलते जाओगे लगातार, एक ही स्टेट में रहोगे। मेरे बात समझ रहे हो? तो स्टेट कार, तो कार को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, कोई फोर्स या कोई आके धक्का दे तो ही रोक सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस से कुछ नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स, इसमें इस लॉ में इंपॉर्टेंट क्या है? इस लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अनलेस और अनटिल का क्या मतलब है। जहां से जहां तक, जब से तब तक, जब से जब तक। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, मान लो ये रोड है और अभी मान लो यहां पर कोई बॉडी यहां पर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी जब मैंने देखा, तभी इस पर एक फोर्स लग गया, तो इसके स्टेट में चेंज आएगा कि नहीं? तो यहां से लगना शुरू किया और यहां तक लगता रहा। ये फोर्स कहां तक लगता रहा? यहां तक लगता रहा, बी तक, या एक टाइम तक, इस टी से, इस टाइम से शुरू हुआ, टाइम इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और इस टाइम तक लगता रहा, कुछ टाइम तक। तो क्या यहां से यहां तक आने में इस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आएगा? आएगा। और जब ये फोर्स हट गया तो फिर से जो, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी 10 हो चुकी थी, मान लो बढ़कर क्या हो चुकी थी? 10। अब इसके बाद 10 रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही, अब नहीं चेंज होगा, क्योंकि फोर्स कहाँ तक लगा? ए से शुरू और या इस टाइम से इस टाइम तक लगा। तो इस टाइम से इस टाइम तक, अनलेस एंड अनटिल, या जब लगे और जब तक लगता रहेगा तब तक ही उसके स्टेट में चेंज आएगा, फिर से उसके स्टेट में चेंज नहीं आएगा। इसके बाद फिर 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि फोर्स नहीं है। तो जिस स्टेट में छोड़ा गया उसी स्टेट में रह गया, ये इसका मतलब है। मेरे बात समझे कि नहीं? और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात तो ये था कि अनलेस एंड अनटिल को समझना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिस लॉ इज क्वालिटेटिव इन नेचर। क्या है ये? इस पर न्यूमेरिकल नहीं बन सकता कभी, क्वालिटेटिव। नहीं समझी बात मेरी? ये एक बात है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अगर न्यूमेरिकल बनता तो उसमें इनर्शिया की यूनिट होती, इनर्शिया कोई यूनिट होती नहीं है। अगर कोई मेजरमेंट होता, कुछ कैलकुलेशन होता तो यूनिट के बगैर तो होता नहीं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन, बात वाले क्वेश्चन, असर्शन वाले, रीज़न वाले। जैसे हम जा रहे हैं मान लो कार में, और या कि बस में तुम खड़े हो ऐसे, और अचानक से, हाँ ट्रेन में, और अचानक से ब्रेक लग जाए, तुम किधर आगे की तरफ गिर पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पैर का नीचे का जो हिस्सा जो ट्रेन की कांटेक्ट में है वो रुक गया, और तुम्हारी अपर बॉडी चलती ही रही इनर्शिया की वजह से। तो अपर बॉडी चल गई और नीचे रुक गया, तब तो गिर जाओगे ना, है ना? अगर अचानक से कोई चल पड़े तो पीछे धक्का लगता है, क्योंकि पैर रेस्ट में थे तो उसी स्टेट में थे तुम, अचानक से चल पड़े तो जो तुम बॉडी का वो पार्ट जो सरफेस से कांटेक्ट में वो चला, और अपर बॉडी तो हवा में थी, वो ऐसे पीछे रह जाती, क्योंकि वो स्टेट में रहना चाहती। धीरे धीरे उसके स्टेट में चेंज आता है जब बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी की वो उसको ड्रैग करते हैं अपने साथ।
समझ की बात? इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, इसमें बात है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। अरे समझ गया कि नहीं? इज दैट क्लियर? लिखा नहीं अभी? हाँ जल्दी लिखा करो, फटाफट लिख लो। थोड़ा बड़ा लिखा करो कीर्ति, तुम छोटा लिख रहे हो क्यों? वो सीरियस क्या बात है? डांट पड़ी है? हाँ, चश्मा टूट गया? पता नहीं, हाँ पढ़ा होगा। सर इसके मन में एक डाउट है। बताओ। सर कुछ सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस तब से शुरू करेंगे ताकि ये घर जा सके? नो सर, कोई ऑनलाइन नहीं हो किसी की। घर नहीं जाना है, एग्ज़ाम पास करके जाना है। केमिस्ट्री में तो सब लोग ऑनलाइन ही आ रहे हैं। ऑनलाइन क्यों, ऑफलाइन? और आस्तिक, महक सब ऑनलाइन है। इसमें भी ऑनलाइन थे, इस हमारे में भी ऑनलाइन थे, सब ऑनलाइन थे इसमें भी। देखो बच्चे, बस हो गया ये बात। अब सेकंड लॉ, देखो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? लीनियर मोमेंटम is directly proportional to rate of change of linear momentum is directly proportional to what? External force. Proportional to the net external force applied on the particle. And linear momentum changes, अनन्या चेक करूँगा कॉपी अभी तुम्हारी, लिखना चाहिए सारा ऐसे, नोट्स सभी शो करना है तुम्हें। अनन्या, linear momentum is and changes in the direction of applied force. Applied force, ये है लॉ, सेकेंड लॉ। ठीक, लॉ क्या इसमें रेट ऑफ चेंज को मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं? नहीं बेटा, वो तो एवरेज रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डी बाई डी टी। डी बाई डी टी को क्या कहते हैं? मैथ्स इसको मैथ्स में क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज को मैथ्स में क्या कहते हैं? डी बाई डी टी। किसका रेट ऑफ चेंज? उसको पी सिंबल से लिखते हैं, डीपी बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू क्या? नेट समेशन एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर सम। ये है, इसी को
इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे कोई लिख दे तो बात एक ही है आदित्य, एक ही बात है ये। कितना स्मार्ट है ये बात, इतना लिखो चाहिए लिख दो। बोलो, चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो, ये बात एक ही है। अगर डेल्टा पी बाय डेल्टा कोई लिखना चाहता है तो ये क्या होगा कीर्ति, ये क्या है, ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये भी वही होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स इन दैट इंटरवल। उस इंटरवल में कितना नेट फोर्स रहा उसके ऊपर है, लेकिन उसका एवरेज आएगा। ये एवरेज फोर्स है, नेट एक्सटर्नल एवरेज फोर्स, इससे एवरेज फोर्स आएगा, वो इंस्टैंटेनियस फोर्स है। बोलो, समझे कि नहीं? अब इसमें क्या क्या समझना है तुम्हें, ये तो बात ऐसे है। अब नई बात क्या आ गई, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसका चेंज कैसे निकालते हैं, ये सब बातें, ठीक बात। इसमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है पहले बताओ, पी क्या होता है, ये क्या है, क्या होता है, डिफाइन लीनियर मोमेंटम। वो तो मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या है वो तो मैथमेटिक्स है। क्या ये चीज़ मोमेंटम क्या है, जैसे मास तो है 1 किलोग्राम सब्जी, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम कैसे समझे हम। अच्छा एक बात बताओ चलो मौलिक, एक दो ऑब्जेक्ट हैं चलते हुए आ रहे हैं, एक का मास कम है एक का मास ज़्यादा है, तो किसको तुम आसानी से रोक सकते हो, जिसका मास कम है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर गन की एक बुलेट है उसका मास बहुत कम है, अरे गन की बुलेट है चलती हुई किसी ने फायर किया और तुमने जाके जेब में रख लिया, नहीं फिर बात मत बदलो। पहले तो ये बताओ तुमने कैसे कहा कि कम मास को हम रोक सकते हैं। मास और वेलोसिटी का गुणा जिसमें ज़्यादा होगा वो खतरनाक चीज़ है। क्या खतरनाक है, जब मास कम हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो, या इसका उल्टा। हाँ मतलब हमें ये बताना है कि किसी बॉडी के स्टेट में चेंज कितना आसानी से ला सकते हैं, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, उसका मास और उसकी वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन पर। अब ट्रेन है चाहे बहुत स्लो हो तब भी उसके सामने नहीं जाना है, चाहे बहुत ही स्लो हो, क्योंकि उसमें क्या है मोमेंटम ज़्यादा है। बुलेट बहुत कम मास है तब भी बहुत दूर रहना है। बुलेट का जो छर्रा है एक मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वही बहुत है, वो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो तेज़ी से आते हैं, उसको भी तुम लेकर भाग नहीं सकते अनलेस यू आर द एक्टर ऑफ साउथ इंडियन मूवीज़। वो हो तो तुम्हारे लिए सब पॉसिबल है। तुम उससे बुलेट पीछे रह गई, फिर ऐसे पकड़ा जेब में रख के या खा लिया, ट्रेन को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग तो वापस ही भेज देते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे वो सब नहीं करना है उनको। कभी उसमें वार्निंग लिखी होती है कि ये सब चीज़ें मतलब केवल देखने के लिए नहीं, तो बस देखा और अब चले आए, ट्रेन आओ आने दो, ट्रेन को पंगा लेंगे आज। मेरी बात समझे, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम वो चीज़ है जो ये बताता है किसी बॉडी में इनर्शिया कितना ज़्यादा है। मोमेंटम एक्चुअली मेजर्स या कंपेयर्स इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम कैसे कहते हैं मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिसमें ज़्यादा होगा वो चीज़ खतरनाक है। अगर दोनों ज़्यादा है, ट्रेन भी है और सुपर फास्ट है, तब तो बहुत ही खतरनाक हो गई। एक तो मास ज़्यादा और उसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा, और मास कम हो, बैडमिंटन की शटल स्पीड बहुत तेज़ है, चोट लग जाती है। मास तो बहुत कम है ना, बहुत हल्की होती है। तो दोनों में से प्रोडक्ट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे अब आप आज से कोई पूछेगा कि दो चीज़ें चल रही हैं, एक का मास कम है एक का ज़्यादा, तो किसको आसानी से रोक सकते हो? तो क्या पूछोगे कि वेलोसिटी भी कम हो और मास भी हो, तो हम सोच सकते हैं रोकने के लिए।
कोई गारंटी नहीं तब भी। मेरी बात समझे? तो पी क्या है? इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी किसी ने बनाया, न्यूटन ने। इसी के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया अपनी ज़िंदगी में। दैट कैन कंपेयर, मेजर तो कर नहीं सकते इनर्शिया को, क्या कर सकते हैं हम? कंपेयर इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन को कैसे कंपेयर करेंगे? किसी बॉडी में कितना मोशन में रहने का इनर्शिया ज़्यादा है। जैसे ट्रेन है, उसमें इनर्शिया बहुत है, रुकते रुकते रुकेगी। अगर तेज चल रही है तो ऐसा नहीं ब्रेक लगाया ट्रेन रुक गई, समझे कि नहीं? इसी ट्रक आ रहा है तो ये मत सोचो कि वो स्लो हो रहा है तो रुक ही जाएगा, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक लगाया ब्रेक टूट जाएगा, लेकिन उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ब्रेक और नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि उसमें क्या है? इनर्शिया ज़्यादा है, मोशन का इनर्शिया। तो ये कंपेयर कर सकता है कि इनर्शिया, मान लो एक मैंने कहा एक 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट है और एक 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, दोनों चल रहे हैं, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा है? नहीं बता सकते अभी ना। वेलोसिटी भी दे, तो यही तो कह रहे हो तुम कि तुम्हें क्या क्या दो? मास और वेलोसिटी। तो मान लो ये है, ये जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से और ये जा रही है 0.1 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ किसका इनर्शिया, किस में चलते रहने का ज़्यादा टेंडेंसी है? इसको गुणा करो, क्या आएगा? इसका मोमेंटम बताओ क्या आएगा आदित्य? इसका मास कितना है? नहीं, किलोग्राम में बताना बेटा। 10 kg का ज़्यादा है। 0.05 इंटू 100 कितना आया? 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको गुणा करो, कितना आ गया? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कौन, किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है? 50 ग्राम के पास। देखिए स्पीड, अच्छा दोनों का पावर 1 है तो कंट्रीब्यूशन सेम है। mv² होता तो वो ज़्यादा पावरफुल होता ना स्पीड। इन दोनों की पावर 1 है, दोनों को बराबर माना गया है। मास ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम हो, या फिर वेलोसिटी ज़्यादा हो, मास कम हो, और दोनों का सेम, अगर फ्रैक्शनल इफेक्ट देखा जाए दोनों का बराबर है ना। पापा, ये कभी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो जाए? होता ही है स्पीड के साथ। स्पीड अगर बढ़ेगी तो मास चेंज, वही तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी है। m = m0 √1 - v²/c²। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेंथ भी बदल जाता है, लेंथ, रुकी हुई लेंथ कुछ और होती है, रुकी हुई लेंथ है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, √। कौन? हाँ पुराना TDA वाला। बोलो, ये देखो, कंपेयर इनर्शिया ऑफ मोशन। बात समझ गए? तो इनर्शिया ऑफ मोशन को कंपेयर करने के लिए क्या बताया गया, क्या बनाया गया? तो ये हम लोग बहुत इत्मीनान से बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब इससे स्टेटमेंट आप लिख लो, अंजलि स्क्रीनशॉट ले लो, अंजलि स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ गए? तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं लॉज में ब्रीफ कर दे रहा हूँ है क्या, ठीक।
थर्ड लॉ। क्या है थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन क्या? देयर इज an equal and there is equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. ठीक है? To every action there is equal and opposite reaction. इसका मतलब नेचुरली ऐसा होना चाहिए, जैसे जितनी एक गाली है तो एक ही गाली उसको देना चाहिए ना, इसके हिसाब से तो। लेकिन ऐसे कोई नियम सही नहीं है, ह्यूमन फैक्टर बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे दीवार को धक्का दूंगा तो वो उतना ही फोर्स देगा, नेचर में लॉ यही है कि कोई तुम्हें जिस इंटेंसिटी की जितनी गाली दे उसी इंटेंसिटी के नाप तोल कर तुम्हें वापस करना चाहिए, लेकिन वो ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे एक दो बस शुरू लगातार मतलब फ्लुएंट है वो, समझ गए कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लो मैं किसी दीवार को धक्का दे रहा हूँ तो दीवार उतना ही फोर्स मुझे, से किसी को थप्पड़ मारो तो बात तो बराबर हो गई ना, क्योंकि उसके गाल ने मुझे मेरे हाथ पर भी तो उतना ही तेज मारा, तो क्यों झगड़ा हो रहा है? मैं जब ऐसा है जैसे मैंने थप्पड़ जड़ दिया किसी को और कहा यार तुमने मुझे बहुत उतना ही तेज मार दिया, क्योंकि दोनों पड़ा हुआ था। अब गाल ब्रेन के नज़दीक है, तो गाल जब ब्रेन के नज़दीक है तो इसके सेंसिटिविटी, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं तो ये ज़्यादा सेंसेशन अच्छा मतलब ख़राब देता है। और हाथ जो है ये दूर है, जितना ब्रेन से दूर होगा उतना दांत दर्द देखो, कैविटी हो तो बहुत ज़्यादा पेन करता है, क्योंकि यहाँ दांत तो यहाँ ब्रेन सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर से तुरंत पहुँच जाते हैं। अब पैर में वहाँ कट जाए तो पता ही नहीं चले, कुछ देर बाद चलता है जब खून धरे ये क्या हो गया था, नहीं समझे? तो हाथ उतना सेंसिटिव नहीं है ये टिश्यूज़ जितना कि ये है। तो ये तो बायोलॉजी की फिजिक्स वाइज तो सब बराबर हो गया भाई। तुमने मारा तो कह सकते हो तुम्हारे गाल ने मेरे हाथ को भी मारा, बात बराबर है। लेकिन उसके बाद असली बात तब शुरू होगी अभी तो मतलब इसके हिसाब तो बात सही हो गई, बराबर हो गया। तो नेवर डेमोन्स्ट्रेट दिस लॉ इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत है भाई। इंपॉर्टेंट क्या है? और अगर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो नेचुरल नहीं है। ये किसी गाली तो गाली ना दे तो वो नेचुरल बात नहीं है। वो मम्मी पापा भी बता दे तो हैं? हाँ, वो नेचुरल नहीं है। तो उसका भी अपोजिट रिएक्शन हो गया भाई, मम्मी पापा बता दे। नहीं, अब इक्वल अपोजिट थोड़े हुआ, वो तो तुरंत उसी को दे। हाँ, इसका भी समझना है, जो तुम्हें वो उल्टा उसी से बदला लेना है। ये नहीं कि जैसे सीनियर और जूनियर की तरह नहीं होता। जैसे कॉलेज में क्या होता है कि जो अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ तो फर्स्ट ईयर वाले की रैगिंग ले रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते, वो उनका वेट करते हैं एक साल कि आने दो। अरे उनके क्या गलती, तुम उनसे लो ना बदला, नहीं समझे? तो वो कहते हैं जितनी बार उनको रैगिंग लिया जाए तो ऐसे आने दो अगले साल। अरे वो बेचारे क्या करें, वो तो अगले साल आएंगे ना। तो ये इक्वल अपोजिट, मतलब उसी से तुम्हें बदला लेना है। लेकिन अब जैसे मान लो किसी को तुमने धमकाया, वो नहीं धमका, डरा नहीं मतलब, तो उससे ज़्यादा वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर वो बात है। फिर तुमने धमकाया, फिर नहीं कुछ बोला, आप समझ जाओ कि वो बहुत खतरनाक है। जो कर दे, बता दे, उल्टा कर दे, वो सही है तब भी, क्योंकि बात ख़त्म हो गई। उसकी बात ख़त्म नहीं हुई अभी, बस जिस दिन देखा तो आज अकेले में तुम सो रहे थे, चाकू उसके हाथ में था, सब उसने काउंट किया कितनी गाली हमें दी थी, कितना धमकाया था, बस काम ख़त्म कर दिया। नहीं समझे? तो अगर रिएक्ट नहीं कोई कर रहा है तो वो डेंजरस पर्सन है, समझना? तो देखो पहली बात, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब सबसे बड़ी इसमें बहुत मिसकंसेप्शन है। जैसे मैंने दीवार को धक्का दिया, दीवार को मैं धक्का दिया,
दीवार ने मुझे धक्का दिया, तो उसमें कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? एक्शन आपने किया, रिएक्शन मौलिक। अगर मैंने दीवार को धक्का दिया तो मेरा फोर्स दीवार पर एक्शन है कि रिएक्शन है? एक्शन। और दीवार का मेरे ऊपर, ये कैसे डिसाइड किया? सर जब आपका हाथ पीछे जाएगा मतलब आपको मूव नहीं करेगा हाथ। हाँ, जैसे मैं धकेलने जा रहा हूँ यहाँ। सर एक्शन आपके ऊपर है ना, वो रिएक्शन ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपने कहीं से एक्शन किया तभी वो रिएक्शन करेगा। तो लेकर सर जैसे आपने ये किया तो आप एक्शन मतलब फोर्स लगा रहे हैं पर कोई मूव नहीं कर रहा तो वो रिएक्शन ही तो कर रहा है, उसी के लिए रिएक्शन की वजह से। नहीं, ये बात समझ नहीं पाए। कोई ऑर्डर नहीं होता है, किसी को भी एक्शन कह दो, किसी को भी रिएक्शन कह दो। अच्छा चलो ठीक है, इसमें बताना, ये मैं दोनों हाथ हैं, अगर दीवार ने आपको धक्का मारा तो फिर आगे दीवार को धक्का मारेंगे, ये भी ना हो सकता। ये भी एक्शन कह सकते हो। नहीं, बाद में कि मैं जैसे मान लो मैंने दीवार को धक्का मारा, तो मैंने पहले किया इसलिए तुम कह रहे हो एक्शन है ना, तो मेरे कितने देर के बाद दीवार ने टच किया मुझे? उसी मोमेंट पे टच किया ना, तो कोई आगे पीछे तो है नहीं। तो आगे पीछे नहीं है, इसका मतलब दोनों एक ही टाइम पर लग रहे हैं और दोनों बराबर भी हैं, तो कैसे डिसाइड किया कि तुम्हें एक्शन रिएक्शन है? आप देखो इसमें, इधर देखो, आप समझो, मान लो मैं ये दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ऐसे। अब तुम्हें बताना है किसका फोर्स किस पर एक्शन है, किसका रिएक्शन है। दाएं, अब नहीं इक्वल तो वैसे होते हैं यार, एक्शन रिएक्शन। देखो ऐसे, देखो ऐसे, मैं प्रेस कर रहा हूँ एक दूसरे को। अब दाहिने हाथ का फोर्स एक्शन है कि रिएक्शन है? कुछ भी बोल दो ना, तब आप तो नहीं बता रहे हो। और रिलेटिव मोशन में दीवार भी चलती है। जब रोड चलती थी, वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू, तो ऐसे देखा जाए तो दीवार भी आ रही है मेरे पास। सर ये कैसे आ रही है? अरे रोड चलती है कि नहीं? रिलेटिव मोशन है ना, उसको अगर इसके ऑब्जर्वर इसके रेस्पेक्ट बैठा है तो दीवार आ रही है ना। देखो लिखो इसमें, पहला if two forces form action reaction pair, if two forces form action reaction pair, then either of it can be called as, either of the two can be called as क्या? Action. Called as action. And the other is called as, reaction. Other is क्या? रिएक्शन। किसी को भी कह दो, देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो क्रोनोलॉजी। कोई क्रोनोलॉजी नहीं है कि इसको एक्शन कह रहा है, इसको रिएक्शन। अब दूसरा कंफ्यूजन, दूसरी बात देखना बच्चे, देखो इधर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, बुक रखी हुई, सुन लो आ जाती। तो बुक के ऊपर कौन कौन फोर्स लग रहा है? बुक के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? GH नहीं, mg। ये कौन लगा रहा है? ये कौन लगा रहा है? mg। फोर्स ऑन द ब्लॉक, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द अर्थ, यही तो है, यही तो। mg किसका फोर्स है? अर्थ का अट्रैक्शन बाय दी, बोलो, अर्थ। और जब इसको अर्थ नीचे खींच रही है तो गिर क्यों नहीं रहा है? कौन रोक रहा है? टेबल, टेबल सरफेस। तो इसके ऊपर टेबल भी तो एक ऊपर लगा रही फोर्स, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन द ब्लॉक
बाय द सरफेस। जी हमें से डाउनवर्ड लगता है ना। इधर देखो बच्चे, ये बाय द सरफेस, ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं क्योंकि बैलेंस्ड है ना धरती। सर अगर ये एक में रुका हुआ है तो ये इधर से नहीं वो नहीं, ऐसे ऊपर नीचे कोई किताब रखी हुई है, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, कौन ज़्यादा है इसमें, दोनों इक्वल, दोनों मूव नहीं कर रहा। ऐसे है। और अपोजिट डायरेक्शन है, एन किधर है ऊपर और एम जी किधर है, तो इसमें कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, कोई भी एक्शन हो जाएगा। किसी को भी कह सकते एक्शन कह लो और दूसरे को, हैं रिएक्शन। ये गलत है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ही नहीं, तो कौन सी पेयर है सर? पेयर तो नहीं, ये पेयर ही नहीं है, पेयर ही नहीं है, एक ही ये एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। फोर्स ऑन द ब्लॉक, फोर्स ऑन द ब्लॉक, अगर दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो कभी वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं करते हैं, अपोजिट बॉडीज पे लगने चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या समझे? does not act on the same body. हाँ, एक्शन रिएक्शन, ये लिखो, ये डायग्राम बना लेना। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट, आपका डायग्राम बनाना है? हाँ हाँ, ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही बॉडी पर कभी लग ही नहीं सकते। अगर एक बॉडी पर लग रहे हैं तो कभी भी, अगर दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हो तो कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर हो ही नहीं सकते।